नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास में मुग़ल साम्राज्य के पतन में हम लोगों ने इनके उत्तरवर्ती जितने भी शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने मुअज्जम, मोहम्मद आजम, कामबख्श, जहांदार शाह, इन लोगों के बारे में पढ़ लिया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का जो टाइम पीरियड था वो था 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी। इसे घृणित कायर सम्राट भी कहा जाता था। इसे घृणित कायर सम्राट भी कहा जाता था। यह 11 जनवरी 1713 को मुगल सिंहासन पर क्या हुआ था, बैठा था। जैसे जहांदार शाह को बैठाने के लिए जुल्फ़िकार और अशद खान ने हेल्प की थी, उसी तरह फर्रुखसियर को भी शासन पर बैठाने के लिए दो भाइयों ने मदद की, और वो दो भाई कहलाते थे सैयद बंधु, जिनमें एक का नाम था अब्दुल्ला खां और दूसरा का नाम था हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां जो थे उनको बहादुर, यामुद्दौला, यारे सफ़ादार की उपाधियां प्राप्त थीं, और हुसैन अली को अमीर उल उमा, बहादुर फिरोज जंग, उमादुल मुल्क, ये तीन उपाधियां हुसैन अली खां को क्या थी, प्राप्त थी। इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था, क्योंकि ये इतने पावरफुल थे कि जैसे चाहते थे वैसे ही सत्ता के मुख को क्या कर देते थे, मोड़ देते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी धार्मिक नीतियां थी उसमें परिवर्तन किया गया। इन लोगों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को क्या किया, अपनाया, जिससे जो हिंदू राजा थे जो रुष्ट हो गए थे उनके प्रति भी इन्होंने अपने रवैया को क्या किया, बदला था। इन्होंने जजिया कर जो चल रहा था उसको क्या किया, तुरंत समाप्त किया, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया, लेकिन समाप्त कर दिया था। तीर्थयात्री कर भी था, उसे भी कुछ स्थानों पर इन्होंने क्या किया, समाप्त किया। दक्षिण के जो 6 सूबे थे उसके लिए चिंकिलिच खां, जिसका नाम था निज़ाम उल मुल्क, ये आगे चल के जब हम लोग नवीन राज्यों का उदय पढ़ेंगे वहाँ पर इस व्यक्ति का चर्चा आएगा, वहाँ हम इसको पढ़ेंगे। अजीत सिंह थे, आपको याद होगा, मारवाड़ के राजा। उन्हें भी क्या किया था, इसने परास्त किया था, हरा दिया था। और जब हार जाते हैं तो अजीत सिंह अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से क्या करते हैं। बंदा बहादुर के बारे में भी हम लोग ने देखा था। बंदा बहादुर के प्रति जो अभियान था वो फर्रुखसियर के समय ही क्या हुआ था, चलाया गया था, और उसे बंदी बना करके क्या करे, घोर यातना दे करके क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। अब ये पूछा जा सकता है कि बंदा बहादुर के प्रति जो अभियान चलाया गया था वो किसके कार्यकाल में चलाया गया था, तो वो फर्रुखसियर के कार्यकाल में चलाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है बंदा बहादुर की, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी कि 1717 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको शाही फरमान दिया। और शाही फरमान में क्या हुआ कि उन्होंने बहुत ढेर सारी व्यापार संबंधी रियायतें दी। बिना सीमा शुल्क के बंगाल के रास्ते व्यापार के लिए भी इन्होंने क्या कर दी, छूट दे दी, जिससे अंग्रेज और मजबूत होते गए और उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन क्या होता गया, बढ़ता चला गया। एक व्यक्ति था मीर जुल्मा। ये क्या था कि फर्रुखसियर इसके प्रभाव में आकर के सैयद बंधुओं के प्रति क्या करना, षड्यंत्र रचने लगा, उनके प्रति जो व्यवहार था उसका बदलने लगा। तो सैयद बंधुओं को शक हुआ कि जिसको हमने शासन पे बैठाया, जिसको हमने गद्दी पे बैठाया, वो हमारे प्रति इस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो सैयद बंधुओं ने भी क्या किया कि एक सेटलमेंट किया मराठा नेता शाहू से, और मराठा नेता शाहू से सेटलमेंट करके उन्होंने क्या किया, फर्रुखसियर की गला दबा करके क्या कर दी, हत्या कर दी। और फर्रुखसियर मर जाता है, उसका यहीं पे खेल क्या हो जाता है,
समाप्त हो जाता है। और इसके बाद फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद सैयद बंधु क्या करते हैं, रफ़ी उद दरजात को क्या करते हैं, फिर से सम्राट घोषित करते हैं। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फर्रुखसियर को एक दुर्बल, कायर और निंदित सम्राट भी कहा जाता है। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। 1717 का ईस्ट इंडिया को दिया गया शाही फरमान, यहाँ से भी प्रश्न बना है। और बंदा बहादुर का अभियान, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको फर्रुखसियर में क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला जो शासन होता है वो रफ़ी उद दरजात का होता है। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला सम्राट था। मात्र 3 महीने 4 दिन ही इसने क्या किया था, शासन किया था। सबसे लंबा जो शासनकाल था वो अकबर का था, लेकिन सबसे कम जो शासनकाल है वो है रफ़ी उद दरजात का। रफ़ी उद दरजात का, ये आपको याद रखना है। बाकी इसकी मृत्यु भी क्षय रोग से क्या हो जाती है। बाकी आप इम्पोर्टेंट, अगर आप छूट भी जाता है तब भी आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला को शाहजहां द्वितीय की क्या थी, उपाधि प्राप्त थी। ठीक, इसकी भी मृत्यु हो जाती है पेचिश रोग के कारण। इसका भी यहीं पे खेल क्या हो जाता है, समाप्त होता है। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था वो जहान शाह का क्या था, एक पुत्र था। इसे रोशन अख्तर नाम से भी क्या किया जाना जाता था। इसका जो समय है वो 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी के बीच में है, और ये एक महत्वपूर्ण शासक है। मोहम्मद शाह भी क्या था, सैयद बंधुओं के सहयोग से ही क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था। जब सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा तो ये पक्का था कि वह उन्हीं के अनुसार कार्य में क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। कठपुतली की तरह क्या किया जाता, इसका प्रयोग किया जाता था, जो इसको पसंद नहीं था। आगे चल कर के इसने विरोध भी किया था, लेकिन सैयद बंधुओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से मोहम्मद शाह खुल करके इसका विरोध नहीं कर पाता था। ठीक है। तो कहा जाता है कि सार्वजनिक जो मामले रहते थे, जैसे राज दरबार के जितने भी मामले रहते थे, उसके प्रति बड़ा ही उदासीन रहता था ये, और हमेशा सुरा सुंदरियों में ही लगा रहता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर इसका बहुत अच्छा नहीं था, और इसीलिए इसको मोहम्मद रंगीला शासक भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला। अब आपसे पूछा जाएगा कि रंगीला शासक किसे कहा जाता था, तो आपको उत्तर माना रहेगा मोहम्मद शाह को रंगीला शासक कहा जाता था। इसके राज दरबार में हिजड़ों और महिलाओं का जो था वो प्रभाव बहुत ज़्यादा था, हिजड़ों का और महिलाओं का। और इनके प्रभाव के कारण ही क्या हुआ, बहुत ढेर सारे जितने लोग थे जो राज दरबार से संबंधित थे, वो उनमें इसके प्रति जो था विद्रोह का भाव क्या हो गया था, जागृत हो गया था। और मोहम्मद शाह रंगीला के ही कार्यकाल में सैयद बंधुओं की क्या हो जाती है, हत्या भी हो जाती है। हत्या कैसे होती है, एक तुरानी सैनिक रहता है जिसका नाम रहता है हैदर खां। वो 9 अक्टूबर 1720 में मालवा की ओर जाते हुए सैयद हैदर हुसैन अली की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और अब्दुल्ला खां को क्या किया जाता है, विष दे करके क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। दोनों ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आपको पता ही है कि ये दोनों बड़े पावरफुल थे, और बाद में इन दोनों लोगों की क्या कर दी जाती है, हत्या भी कर दी जाती है। और हत्या होने के बाद मोहम्मद शाह जो रंगीला था, उसके शासन में क्या हुआ था कि जितने भी इसकी राज्य थे न, वो सब अपने आप को धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। आपको पता ही है कि जब शासन में अगर राजा केंद्र अगर मजबूत ना हो, तो बाकी राज्य अपने आप को धीरे धीरे क्या करेंगे, स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देंगे। और यहीं से स्वतंत्र सत्ता की क्या होती है, स्थापना का भी काम धीरे धीरे क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो था वो मुर्शिद कुली खां के अंडर में चला जाता है। अवध जो रहता है वो सआदत खां के अंतर्गत चला जाता है। दक्कन के जो क्षेत्र रहते हैं वो निज़ामुल मुल्क के
जिसको आप लोग पढ़े थे चिंकिलिच खां, उसके अंतर्गत चला जाता है। भरतपुर और आगरा का जो क्षेत्र रहता है वो बदन सिंह के अंडर में चला जाता है। तो सभी जो क्षेत्र थे स्वतंत्र राज्य की स्थापना यहीं से फिर क्या हो जाती है, प्रारंभ होना शुरू हो जाती है और सभी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में नादिर शाह का क्या होता है, आक्रमण होता है। नादिर शाह जो था एक विदेशी था और जिसने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। हम लोग नादिर शाह को अभी पढ़ेंगे। और जब नादिर शाह भारत में आक्रमण करता है 24 फरवरी 1739 में, फारस के शासक जो नादिर शाह हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और जब आक्रमण होता है तो इन मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में युद्ध होता है और वह युद्ध कहलाता है करनाल का युद्ध। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि करनाल का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो करनाल का युद्ध हुआ था आपका मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। बाद में क्या होता है कि निज़ाम जो रहते हैं वो मध्यस्थता करते हैं और मोहम्मद शाह रंगीला का बचाव करते हैं। फिर नादिर शाह क्या हो जाता है, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और फिर वापस चला जाता है। इसी बीच क्या होता है कि आपका 1737 में बाजीराव प्रथम भी दिल्ली तक क्या हो जाता है, चला आता है। और जिससे क्या होता है, उसके आने का सबसे बड़ा कारण ही था कि वह भी लूटना और बाकी अपना साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, लेकिन उसका यह प्रभाव बहुत देर तक स्थापित नहीं रहता है। इसके राज्य में सबसे बड़ा काल में एक काम हुआ था और जजिया कर का जो अंतिम रूप से समाप्त जो हुआ था वो मोहम्मद शाह रंगीला के भी। जजिया कर का अंतिम रूप से समाप्त होना वो किसके कार्यकाल में हुआ, आपका मोहम्मद शाह रंगीला। अब तक जजिया कर पर रोक लगाई जाती थी, लेकिन अब पूर्ण रूप से जजिया कर को यहाँ पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कि जजिया कर को अंतिम रूप से पूर्ण रूप से किस शासन में, किसके शासनकाल में समाप्त किया गया, वो मोहम्मद शाह रंगीला। इसके समय में एक उत्सव मनाया जाता था, फूलों की सैर नामक उत्सव मनाया जाता था। और जो ख्वाजा कुतुब साहिब जो दिल्ली में दरगाह है और वहीं पर यह क्या होता था, आयोजित किया जाता था। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। अब नादिर शाह के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि नादिर शाह कौन था। नादिर शाह क्या था, नादिर शाह को कहा जाता है कि यह, इसका जन्म जो था वह खुरासान में हुआ था 1688 ईस्वी में। और यह एक गडेरिया परिवार से संबंधित था और वहीं से यह नीचे से ऊपर उठ करके एक शासक की गद्दी तक पहुंचा था। ठीक है। और 1736 में यह क्या बना, ईरान का शासक बना। 1736 में यह कहाँ का बना शासक, ईरान का। इसीलिए इसको ईरान का नेपोलियन की भी संज्ञा दी जाती है। अगर पूछा जाए कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का जो नेपोलियन है वो नादिर शाह को कहा जाता है। अब इसने क्या किया कि भारत पर आक्रमण करने के लिए उसने सोचा। तो उस समय का जो तत्कालिक कारण था वह मुगल और फारस के बीच जो राजनीतिक संबंध था उसके विषय से संबंधित कारण थे, क्योंकि उनके जो दोनों के राजदूत थे उनके आदान प्रदान पहले होते थे, कूटनीति संबंध स्थापित थे। तो नादिर शाह ने कहा कि आप दूत भेज करके, वो कहा कि वहाँ पे जो अफ़गान थे उनकी सहायता करने को उसने क्या किया, मना किया। लेकिन मोहम्मद शाह जो रंगीला था उसने इसका कोई बहुत विशेष जवाब नहीं दिया, जिसके कारण नादिर शाह को ऐसा लगा कि यार हमने इतना सब कुछ बोला और उसको लिखा, पत्र लिखा और उसने कुछ भी नहीं बोला। तो उससे वो क्या करता है, रुष्ट हो जाता है और वह क्या करता है, भारत पर आक्रमण करने का क्या करता है, निर्णय लेता है। अब क्या होता है कि 1739, ये आपका 24 फरवरी 1739 में क्या होता है, युद्ध होता है। आप देखे ही थे कि किसके बीच होता है, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह से। और आपको ये पता होना चाहिए
कि यह युद्ध में जो मुग़ल सेना थी वो क्या होती है, मात्र 3 घंटे में ही क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। सोचिए, नादिर शाह उसको क्या करता है, पूरा एकदम हरा करके पूरे अपने अंडर में कर लेता है। अब यहाँ पर हार जब जाता है मोहम्मद शाह, तो उसको हर जाने के रूप में जब हारता है तो उसको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। तो 50 लाख देने के लिए क्या होता है, हर जाना तैयार हो जाता है। लेकिन जो अवध का नवाब रहता है सआदत खां, इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी है। सआदत खां कहता है कि आप अगर दिल्ली पर आक्रमण करें तो आपको 50 लाख की जगह पे 20 करोड़ रुपए भी मिल सकता है। उसको लालच देता है और नादिर शाह उस लालच के कारण क्या करता है, दिल्ली की ओर क्या कर देता है, चढ़ाई कर देता है। और 20 मार्च 1739 को वह दिल्ली में प्रवेश करता है। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है कि नादिर शाह ने दिल्ली में कब प्रवेश किया, तो 20 मार्च 1739 में प्रवेश किया। और यह लगभग 57 दिनों तक क्या हुआ, दिल्ली में रहा। स्टार्टिंग में जब ये दिल्ली में आता है तो इसका बहुत भव्य स्वागत होता है, लेकिन दिल्ली में एंट्री के दौरान इसके कुछ सैनिकों की, कुछ लोगों के द्वारा क्या कर दी जाती है, मृत्यु कर दी जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो ये बहुत ही नाराज़ हो जाता है। इसके पीछे का जो आपका नाराज़ हो जाता है, जब नाराज़ हो जाता है तो वो क्या करता है कि आदेश पारित करता है कि जिसने वध किया है उसको क्या किया है, दंड दिया जाए। तो कत्लेआम का आदेश हो जाता है। जब कत्लेआम का आदेश होता है तो लगभग आपको पता है ना चाहिए कि 30,000 लोग क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और जब इतना ढेर सारे लोग मारे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कत्ल क्या हो जाता है। और जब कत्ल हो जाता है तो वहाँ पर जितने भी रहते हैं राज्य और उनके शासक, उनको यह महसूस होता है कि हाँ, ये अब नहीं होना चाहिए था। और उस बीच में बीच बचाव करने की स्थिति होती है। फिर नादिर शाह क्या करता है कि 15 मई तक दिल्ली में रहता है। यह भी डेट इम्पॉर्टेंट है कि नादिर शाह कब तक रहता है, 15 मई तक दिल्ली में रहता है। 15 मई तक दिल्ली में रहने के बाद वह वापस लौट जाता है। लेकिन लौटते समय क्या करता है कि जो शाहजहां का तख्ते ताऊस था, जो सिंहासन था, उसको लेते जाता है। कोहिनूर हीरा जो था उसे भी लेता जाता है। और 30 करोड़ रुपए नगद, और इतना ही नहीं, जितने भी हीरे जवाहरात, चांदी के सिक्के, हाथी, ऊंट और जितने भी आपके यहाँ के अच्छे कुशल लेखपाल थे, लुहार थे, बढ़ई थे, इन सभी लोगों को अपने साथ लेकर के क्या हो जाता है, फारस चला जाता है। और ये बहुत ही डरावना रहता है, क्योंकि इतना बुरी तरह से पराजय के बाद मुग़ल साम्राज्य की क्या हो जाती है, पूरी नींव हिल जाती है। और ऊपर से नादिर शाह के द्वारा इतना बुरी तरह लूटा जाता है, जिससे मुग़ल साम्राज्य के बारे में एक स्टेटमेंट भी कहा जाता है कि उसके जाने के बाद ऐसा आघात लगता है जिससे वह मूर्छित होकर के किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सी किताबों में यह वाक्य मिलेगा आपको लिखा हुआ कि उनको समझ में नहीं आता कि अब हम आगे करें तो क्या करें। मोहम्मद शाह की जो पुत्री थी उसका भी विवाह नादिर शाह के जो पुत्र थे नसीरुल्लाह मिर्ज़ा, उसके स्वार क्या हो जाता है, कर दिया जाता है। और यहीं पर नादिर शाह लौट कर जाता है और यहीं पे क्या हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नादिर शाह के बाद आक्रमण जो विदेशीकारी था वह था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बारे में कहा जाता है कि जब नादिर शाह की मृत्यु 1747 में हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली क्या होता है, अफ़गानिस्तान का शासक बनता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो अफ़गानिस्तान का शासन किसके हाथ में आता है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बारे में कहा जाता है कि उसने भारत पर 7 आक्रमण किए थे। और जब भारत में आक्रमण का जो कार्य शुरू हुआ था तो
तो उस पर आक्रमण करने के लिए जो आमंत्रित किया था, तो एक पंजाब के सूबेदार थे शाहनवाज खां। ये कहाँ के थे? पंजाब के सूबेदार शाहनवाज खां। कहाँ के थे? पंजाब के। वो क्या करते हैं, अहमद शाह अब्दाली से कहते हैं कि आप आइए भारत पर आक्रमण करिए। जानते हैं कि घर के भेदी होते हैं यहाँ हर जगह, तो उसी तरह पंजाब के एक शासक थे शाहनवाज खां। उन्होंने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया। और उसके आक्रमण का मुख्य जो उद्देश्य था वो केवल धन लूटना था। उसकी साम्राज्यवादी कोई भी लालसा नहीं थी, कोई उसका ये नहीं था कि उसको अपने साम्राज्य के प्रभाव को बढ़ाना है। उसका मुख्य कारण जो था, वो सबसे बड़ा कारण था धन को लूटना। इसे एक उपाधि प्राप्त हुई दुर्रे दुर्रानी। यह भी पूछा गया है क्वेश्चन कि दुर्रे दुर्रानी किसे उपाधि प्राप्त थी, तो वो अहमद शाह अब्दाली को, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है युग का मोती। मतलब बहुत समय में, जैसे मोती होता है कि बहुत सीप में आपको क्या होता है, मिलता है कई युगों के पश्चात, वैसे ही क्या था, इसको युग का मोती भी कहा जाता है। अब क्या होता है कि यह स्टार्ट करता है जब पंजाब में सबसे पहले तो ये क्या करता है, पंजाब में पहली बार क्या करता है, आक्रमण करता है। जब पहली बार आक्रमण करता है तो यहाँ पर इसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। मुग़ल सेना जाती हैं और जा कर के उसको क्या कर देती हैं, परास्त कर देती हैं। तो पहले आक्रमण में तो ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। इसके बाद इसका दूसरा आक्रमण होता है 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में आक्रमण होता है। उस समय पंजाब का जो गवर्नर रहता है मोइनू मुल्क, ठीक है, वो क्या रहता है और उसको ये क्या कर देता है, हरा देता है। ये रूट मैप है कि कैसे कैसे वो एंट्री किया था, बस आपको इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, कोई बहुत ज़्यादा विशेष रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसका जो तीसरा आक्रमण होता है वो होता है 1752 ईस्वी में। और उस समय अहमद शाह क्या करता है, सिंध और पंजाब का जो प्रदेश रहता है पूरा कर लेता, अपने अंडर में कर लेता है। और इसके बाद फिर तीसरा आक्रमण भी यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद जब ये चौथा आक्रमण करता है जनवरी 1757 में, और यह उस आक्रमण में क्या करता है कि दिल्ली तक क्या कर देता है, प्रवेश कर देता है। और दिल्ली प्रवेश करने के दौरान ही मथुरा और आगरा को क्या करता है, लूटा इसने बहुत बुरी तरह। और लौटते समय जब पूरा लूट लिया इसने, लौटते समय क्या किया, भारत में आलमगीर सेकंड, अभी हम लोग देखेंगे, और इमादुल मुल्क और नजीबुद्दौला, इनको क्या कर दिया, सारा पदभार क्या कर दिया दे। सम्राट के तौर पर आलमगीर द्वितीय को बैठा देता है, वज़ीर के तौर पर निज़ामुल मुल्क को बैठा देता है, और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बैठा देता है। यह प्रश्न बन सकता है कि उसका अहमद शाह अब्दाली का चौथा आक्रमण कब हुआ, क्योंकि चौथे आक्रमण तक में ही वह क्या हुआ था, दिल्ली तक पहुंचता है। स्टार्टिंग के पहला, दूसरा और तीसरे आक्रमण में वो दिल्ली नहीं पहुंचता है डायरेक्ट। पहले आक्रमण में तो वो असफल हो जाता है, दूसरे आक्रमण में क्या कहते हैं, वह पंजाब के गवर्नर को क्या कर देता है, परास्त कर देता है। तीसरा आक्रमण में वह पंजाब और सिंध तक क्या होता है, अपना प्रभाव स्थापित करता है। और चौथे आक्रमण में क्या होता है कि वह दिल्ली तक क्या होता है, अपना प्रभाव स्थापित कर देता है। और जब प्रभाव स्थापित करता है तो लूटते पूरा आपका मथुरा और आगरा को पूरा लूट लेता है। और लौटते वक्त वो क्या करता है कि आलमगीर द्वितीय को सम्राट, निज़ामुल मुल्क को वज़ीर और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी के पद पर क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है। अब ये घटना आगे बढ़ती है। बढ़ती कैसे है कि मार्च 1758 में क्या होता है कि एक पेशवा थे मराठा, वो रघुनाथ राव, वह क्या करते थे, दिल्ली की तरफ क्या कर देते हैं, अपना अटैक कर देते हैं। और जब दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो दिल्ली में जो मीर बख्शी, जिसको नियुक्त करके वो गया था नजीबुद्दौला, और उसको क्या कहते हैं, मीर बख्शी के पद से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। जब निकाल देते हैं तो यह बात पता चलती है
अहमद शाह अब्दाली को। जब अहमद शाह अब्दाली को ये बात पता चलती है तो वो मराठों से क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाता है, और उनको दंड देने के लिए वो फिर क्या करता है, दोबारा फिर भारत पर आक्रमण करने की क्या करता है, योजना बनाता है। अब पंजाब को जब मराठा लूट लेते हैं तो पंजाब का गवर्नर किसको, अदीना बेग एक महिला थी, उनको क्या कर देते हैं। अहमद शाह अब्दाली नाराज़ हो जाता है, और जब नाराज़ होता है तो दोबारा भारत की तरफ क्या करता है, कूच करता है, और यही जो आक्रमण होता है ये 5वीं बार भारत में इसका क्या होता है, प्रवेश करता है, और यहीं पर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ था जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हो जाता है, जीत जाता है, और मराठों की क्या होती है, बहुत बुरी तरह क्या होते हैं, वो पराजित होते हैं। अब अहमद शाह अब्दाली जब मराठों को हरा देता है तो हराने के बाद फिर से जो मीर बख्शी का पद था, नजीमुद्दौला जिसको बैठाया गया था, उनको दोबारा फिर से क्या कर देता है, मीर बख्शी बना देता है, और मीर बख्शी बना करके वो फिर से अपने वतन की तरफ क्या हो जाता है, लौट जाता है। इसके बाद इसका 6ठी बार जो आक्रमण होता है भारत पर, देख लीजिए। अब यह भी पूछा जा सकता है कि किस आक्रमण में मराठों के साथ उसका संघर्ष हुआ, तो 5वीं बार, और कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध, बहुत फेमस भी है, एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। तो ये रही इसके पीछे की कहानी। उस कहानी को आप धीरे धीरे लिंक करते चलेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें क्या होती रहेंगी, चलती रहेंगी। 6ठी बार जब वो भारत पर आक्रमण करता है तो वो सिखों को क्या करता है, सज़ा देने के लिए भारत पर आक्रमण करता है। सिख जो होते हैं वो बहुत मजबूत रहते हैं, स्थिति में रहते हैं, और वह उन्हें सज़ा नहीं दे पाता और असफल होकर के उसको वापस जाना पड़ता है। और मार्च 1667 ईस्वी में, ये डेट आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, मार्च 1767 ईस्वी में क्या होता है, 67 ईस्वी में 7वीं बार वो क्या करता है, और यही उसका अंतिम क्या होता है, आक्रमण होता है भारत में। और यह आक्रमण वो सिखों को समाप्त करने के लिए करता है, लेकिन फिर से वो क्या रहता है, असफल हो जाता है, और असफलता के साथ उसे वापस फिर से लौटना पड़ता है। तो यह 2 विदेशी आक्रमणकारी थे, पहला नादिर शाह था, दूसरा आपका अहमद शाह अब्दाली था। इन दोनों के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हम लोगों ने फर्रुखसियर को देखा, इसके बाद फिर हमें रफ़ी उर दर्जात को देखा, रफ़ी उद दौला को देखा, मोहम्मद शाह को देखा। मोहम्मद शाह से ही ये विदेशी आक्रमणकारी क्या होते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं, और ये आगे आने वाले उत्तरवर्ती मुगल तक चलता है आक्रमण। लेकिन 2 बड़े आक्रमणकारी आते हैं, अहमद शाह अब्दाली और आपका नादिर शाह। इसके बाद मुगल सम्राट बनता है अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह के समय में ही अब्दाली क्या होता है, 5 बार भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है, और इसका जो वजीर रहता है वो होता है सफदरजंग, और नवाब बहादुर था जावेद खां। ये क्या था, एक हिजड़ों का सरदार था। अब जब हिजड़ों का सरदार ये नियुक्त हो जाता है तो यहाँ भी खूब विरोध होता है, और जिसकी वजह से सभी लोग इससे क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। जब नाराज़ होते हैं तो नायब बहादुर का जो क्या होता है, कत्ल हो जाता है। नवाब बहादुर का क्या हो जाता है, कत्ल हो जाता है, और कत्ल होने के बाद फिर से ये लोग अपना अपना प्रभाव क्या करते हैं, स्थापित करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अहमद शाह के ही समय में एक ऐसी स्थिति आती है मुगल वंश की, जहाँ पर उनको अपनी सेना को ही वेतन देने के लिए जो मुगल राजमहल के जितने भी बर्तन रहते हैं उनको क्या करना होता है, बेचना पड़ता है। सोचिए, मुगल वंश इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि उसको अपने ही बर्तनों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और उन बर्तनों को बेचने के दौरान ही क्या कर दिया जाता है, अपनी सेना को वेतन देना पड़ता है। अब क्या करते हैं
कि मराठा जो होते हैं वो भी इधर से क्या होते हैं, अपने प्रभाव को स्थापित करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जो वज़ीर रहते हैं, मराठा के सहयोग से इमादुल मुल्क जो रहता है वह सफदरजंग जो होता है वज़ीर, उसको क्या कर देता है, हटा देता है। और जब हटा देता है तो प्रधानमंत्री के पद पे वो था, क्योंकि जो वज़ीर होता था वो एक तरह से क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था। वह सभी कार्यों को क्या करता, देखता था। और वहीं पे जैसे ही ये हटाया जाता है तो जितने भी प्रशासनिक कार्य थे उसका जो मुख्य केंद्र था वो राजमाता उधम बाई जो थे वो संभालती थी। और उन्हीं के हाथ में जितना भी था, अहमद शाह के कार्य में जितना भी प्रशासनिक कार्य था उसमें राजमाता उधम बाई का क्या था, सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप होता था। अब उधम बाई को किबाला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है ना, किबला ए आलम या किबाला, कहीं पे किबला या किबाला भी लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। राजमाता जो उधम बाई थे उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा था अहमद शाह के समय में, और सारे प्रशासनिक कार्यों पर उनका क्या था, नियंत्रण था। अब इमादुल जो मुल्क था, आपको पता ही है कि उसने मराठों से सहयोग लेकर के सफदरगंज को हटा दिया था। तो अब वो क्या करता है कि अहमद शाह को क्या कर देता है, अंधा करा देता है, और अंधा करा करके सलीमगढ़ की जेल में क्या कर देता है, डाल देता है। डाल करके आलमगीर द्वितीय को क्या कर देता है, सम्राट नियुक्त कर देता है। ठीक, आलमगीर द्वितीय को ये क्या कर देता है, दोबारा सम्राट नियुक्त कर देता है। अब आपको इस कड़ी को पूरा जोड़ना है कि कौन कौन से हुए। अब देख रहे हैं, अब आपके सम्राट पता सब चलते जा रहे हैं। पहले बहादुर शाह प्रथम आया, फिर जहांदार शाह आया, फिर फर्रुखसियर आया, फिर रफ़ी उद दर्जात आया, रफ़ी उद दौला आया, मोहम्मद शाह हम लोग रंगीला देखे, अहमद शाह को हम लोग देख रहे हैं, और अहमद शाह के बाद अब आ रहे हैं आलमगीर द्वितीय। कौन आ रहा है, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर जो द्वितीय थे, यह जो उपाधि थी यह औरंगजेब ने भी उपाधि धारण की थी आलमगीर प्रथम की, और उसी श्रृंखला में यह आलमगीर द्वितीय की उपाधि क्या किया था, इसने लिया था। इसका जो मूल नाम था वो था अजीजुद्दीन। इसका नाम था अजीजुद्दीन, आलमगीर द्वितीय का नाम था। और आपको पता ही होगा कि इमादुल मुल्क जो रहता है, जो मराठा को सहयोग से सबको हटा करके और इसको सम्राट बनाता है, तो उसी की कृपा से ये क्या करता है, मुगल सिंहासन पर बैठता है। और जब कृपा से बैठता है तो उसका प्रभाव भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो शासन काल का जितना भी शासन प्रबंध होता है वो सारी शक्ति जो रहती है वह इमादुल मुल्क के हाथ में ही क्या हो जाती है, चली जाती है। तो आलमगीर द्वितीय के शासन काल में भी क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली का क्या होता है, आक्रमण होता है। क्योंकि ये आक्रमण तो सबके में चलता रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में आक्रमण सभी पे चलेगा। अब जब लगातार आक्रमण होता रहता है तो यह भी क्या होता है, अब मूक दर्शक बन करके अपने आँख से ही सब कुछ घटित होते हुए क्या करता है, देखता है। वो देखता है जितना भी सब कुछ हो रहा है मेरे हाथ में कोई भी नियंत्रण नहीं है, सारा कुछ नियंत्रण जो है इमादुल मुल्क के हाथ में है, और उसको फील होता है कि ये कुछ सही हो नहीं रहा है। तो वह उसके लिए षड्यंत्र रचता है कि किसी तरह इमादुल जो मुल्क है उसको हटा दिया जाए, लेकिन वो इमादुल मुल्क को हटा नहीं पाता। और इमादुल मुल्क क्या करता है, उसको जैसे ही पता चलता है कि वह उसके लिए षड्यंत्र रच रहा है तो वह तुरंत ही क्या करता है, उसकी हत्या करा देता है। और जैसे ही उसकी हत्या हो जाती है तो आलमगीर द्वितीय का खेल यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके शासनकाल में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था वो किसके काल में हुआ था, आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, जीत होती है। और साम्राज्यवादी जो नींव जो पड़ती है, अभी तक तो क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से काम करती थी,
लेकिन जो साम्राज्यवादी नींव रहती है वो आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल में ही क्या होती है, पड़ती है। अब वो मर जाता है, आलमगीर द्वितीय की हत्या हो जाती है, तो उसका एक पुत्र रहता है अली गौहर। अली गौहर आलमगीर द्वितीय का पुत्र रहता है, जो पटना में था। वो अपने आप को क्या करता है, सम्राट घोषित करता है और एक उपाधि धारण करता है, शाह आलम द्वितीय। देख रहे हैं, शाह आलम द्वितीय। और वहीं पर दिल्ली के सिंहासन पे बैठा था शाहजहां तृतीय नाम से। ये कौन था, ये काम बख्श आप ऊपर जाएंगे देखेंगे, उसी का पौत्र था मुही उल मित्तल। इसको शाहजहां तृतीय कहा जाता था। और यह शाहजहां, तो पहली बार ऐसा होता है कि जो मुगल वंश है उसमें दो दो सम्राट एक साथ काल में बैठते हैं। एक तरफ दिल्ली में शाहजहां तृतीय नाम से बैठता है, कामबख्श का पौत्र, और आलमगीर जो द्वितीय है उसका पुत्र जो रहता है अली गौहर, वो पटना में बैठता है शाह आलम द्वितीय के उपाधि से। और दो बादशाह एक साथ सिंहासन पे क्या होते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं। लेकिन शाहजहां तृतीय बहुत ज़्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह पाता, और शाह आलम जो रहता है द्वितीय, वो आगे चल करके इसका कार्यकाल क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अब शाह आलम द्वितीय के बारे में देखते हैं हम लोग। शाह आलम जो द्वितीय था, आपको पता होना चाहिए कि यह आलमगीर द्वितीय का पुत्र था, जिसको अली गौहर नाम से भी जाना जाता है। 22 दिसंबर 1759 को यह स्वयं को बादशाह घोषित करता है। और कहाँ पे घोषित करता है, पटना में। पटना में यह स्वयं को बादशाह जब घोषित कर देता है, तो फिर इसका कार्यकाल वहीं पे क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से इतनी अराजकता फैल गई थी कि जिसके वजह से यह 12 वर्ष तक तो दिल्ली में प्रवेश ही नहीं कर पाया। और जब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाया तो पूरा मुगल जो दरबार था उसका प्रतिनिधित्व भी नहीं कर पा रहा था। और इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो मुगल दरबार में था गुटबाजी का होना। क्योंकि जब एक केंद्रीय राजा नहीं रहता है तो वहाँ पर जितने भी शासक वर्ग होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश करते हैं। और इतनी ज़्यादा गुटबाजी हो जाती है दरबार में, जिसके कारण इतनी अराजकता फैल जाती है, जिसके वजह से वो 12 वर्ष तक तो दिल्ली में प्रवेश ही नहीं कर पाता है। और जब प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह दिल्ली का सम्राट नहीं बन पाता है, पटना से ही वो अपनी सभी चीज़ों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन 12 वर्षों के बाद लगभग 1772 ईस्वी में वह दिल्ली आया और सिंहासन पे क्या करता है, बैठता है। और इसी के कार्यकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध भी होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, वो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है। अब पानीपत के तृतीय युद्ध में हम लोग देखेंगे कि जो तीनों लोगों का एक गोल बना था इन लोगों का, वो पूरा अंग्रेज़ों द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है। और 1764 में बक्सर का युद्ध भी इसी के कार्यकाल में होता है। और बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि सभी लोग पराजित हो जाते हैं और इलाहाबाद की क्या होती है, संधि भी इसी के कार्यकाल में होती है। इलाहाबाद की संधि में क्या होता है कि अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी क्या हो जाती है, मिल जाती है। जब सूबेदारी मिल जाती है तो अंग्रेज़ों का प्रभाव क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित हो जाता है। इसमें एक रहता है गुलाम कादिर, वो इसे क्या कर देता है, अंधा कर देता है। और मराठों के सहयोग से पुनः क्या करता है, यह फिर से गद्दी पे क्या होता है, बैठने का प्रयास करता है। लेकिन फाइनली क्या होता है कि 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और यह पूर्ण रूप से फिर अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाता है। और कहा जाता है कि ये अंग्रेज़ सरकार का पूरा पेंशनर बन कर के रह जाता है। ठीक है।
पेंशनर बनकर रह जाता है और कहा जाता है कि यह पहला ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसको अंग्रेज़ों ने अपना पेंशनर बनाया। पेंशनर मतलब होता है कि अंग्रेज़ों ने ये तय कर लिया भाई कि आपको इतना पेंशन हर वर्ष आपको किराया दिया जाएगा, इसके एवज में आपको अब कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। और 1806 में शाह आलम द्वितीय और वेलेज़ली, उस समय वेलेज़ली थे, उनके बीच में एक हस्ताक्षर होता है और पहली पत्र मुद्रा का क्या होता है, प्रचलन प्रारंभ होता है। और उस मुद्रा को जो जारी किया था वो किया था बैंक ऑफ बंगाल ने। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली पत्र मुद्रा का प्रचलन शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में वेलेज़ली और शाह आलम के हस्ताक्षर से हुआ और उसको जारी किया था बैंक ऑफ बंगाल में। और 1806 में ही शाह आलम द्वितीय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद अकबर शाह द्वितीय, उसका जो पुत्र रहता है वो क्या होता है, शाह आलम द्वितीय का पुत्र रहता है, वो शासन में बैठता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने पेंशनर तो उसके पिता को बना ही दिया था, तो ये कहाँ से बचने वाले हैं। तो अंग्रेज इसको क्या करते हैं, अपने संरक्षण में ले लेते हैं और अपने संरक्षण में ही इसे बादशाह क्या करते हैं, बनाते हैं। और पहली बार ऐसा होता है कि अंग्रेज़ों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुग़ल शासक कौन है, अकबर शाह द्वितीय। ये अकबर नहीं है, ये अकबर शाह द्वितीय है। और इसी के समय में क्या होता है कि मुग़ल जो टकसाल होती हैं, पहले जहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे, उनको क्या कर दिया जाता है, बंद करवा दिया जाता है और मुग़ल साम्राज्य का एक तरह से क्या हो जाता है, समापन जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। और अंग्रेज क्या करते हैं, अपनी टकसाल क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। कब, 1835 में। जब अंग्रेज अपनी टकसाल स्थापित करते हैं तो अब अंग्रेज़ों के द्वारा ही जारी किए सिक्के क्या होते हैं, चढ़ते हैं। अब अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय जो रहते हैं, इनको क्या करता है, अकबर शाह द्वितीय बुलवाता है और कहता है कि भैया मुझे तो पेंशनर बनाया गया, मेरे पिता को भी बनाया गया था, मुझे भी बनाया गया था, तो जो हमसे अंग्रेज़ों से तय हुआ था कि भाई इतने पैसा वो हमको देंगे, ज़रा जाइए ब्रिटेन पता करिए कि वो पैसा हमें कब मिलेगा। तो वो राजा राम मोहन राय को क्या करते हैं, अपना दूत बना करके क्या करते हैं, ब्रिटेन भेजते हैं। और राजा राम मोहन राय को, जो उनका मूल नाम तो राम मोहन राय रहता है, लेकिन जो राजा शब्द की उपाधि रहती है, ये राजा शब्द की उपाधि जो रहता है वो अकबर शाह द्वितीय ही इनको क्या करता है, देता है। ये प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है कि राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय मतलब राजा की उपाधि किस शासक ने दिया, तो वो अकबर शाह द्वितीय जो मुग़ल शासक था उसने दी थी। ठीक है। इसके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र बैठता है बहादुर शाह द्वितीय। और कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय के बारे में कि यह अंतिम मुग़ल शासक था और यह जफ़र नाम से कविताएं लिखता था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता था। और यह बिना साम्राज्य का सम्राट था, मतलब केवल नाम मात्र का ही बादशाह था, लेकिन जितना भी नियंत्रण था वो किसके हाथ में था, अंग्रेज़ों के हाथ में ही सारा नियंत्रण था। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सारा नियंत्रण अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया तो केवल मात्र यह भी अपने पिता, अपने दादा की तरह पेंशनर बन करके अंग्रेज़ों का रह गया। इसी के समय में जो इसके आध्यात्मिक निर्देशक थे वो थे हसन अस्करी और इब्राहिम जोक और असद उल्ला खां गालिब। उन्हीं ये क्या था के संरक्षण में ये अपना कविताओं का क्या करता था, निर्माण करता, बहुत अच्छी कविताएं करता था। 1857 का जो विद्रोह हुआ वह भी बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ। और जब विद्रोह हो जाता है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज़ निकलते हैं, गिरफ्तारी भी होती है और इसकी गिरफ्तारी होती है हुमायूं के मकबरे से। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, वो किया जाता है हुमायूं के मकबरे से। और उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चला करके उसको क्या कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। एक तरह से उसको क्या कहते हैं, निर्वासित कर दिया जाता है।
निर्वासित करके उसको रंगून भेज दिया जाता है, जैसे कहा जाता है तड़ी पार करना, वैसे क्या करते हैं इनको भेज दिया जाता है रंगून। और वहीं पर 1862 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो और यहीं से क्या होता है, मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया एक घोषणा पत्र जारी करती हैं और मुगल साम्राज्य को समाप्त होने की क्या करती हैं, घोषणा करती हैं। बहादुर शाह जफर की एक लाइन थी यहाँ पर, तो कि न किसी की आंखों का नूर हूँ, न ही किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका वो मैं बुझता हुआ चिराग हूँ। ये बहुत ही फेमस लाइन है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई लाइन है। और मुगल साम्राज्य का यहीं पे क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। अब मुगल साम्राज्य के पतन की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, अब उसको हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं। क्या था कि औरंगजेब का जो उत्तरदायित्व था वो क्या था, बहुत ज़्यादा हो गया था, उसका जो साम्राज्य जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जितनी अव्यवस्था थी वो फैल गई थी, जिसको औरंगजेब नियंत्रित नहीं कर पाया और मुगल साम्राज्य क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। कोई भी ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ जिसके कारण मुगल साम्राज्य और आगे बढ़ सके, ये भी एक कारण रहा। मराठा शक्ति का भी खूब तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, जिसने मुगल साम्राज्य के प्रभाव को धीरे धीरे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मुगल अभिजात वर्ग, मतलब जो बड़े बड़े, अभिजात मतलब होता है अमीर वर्ग, जैसे आपको पता ही है सैयद बंधु, जुल्फ़िकार, अरशद खां जैसे बड़े बड़े लोग क्या हुए आते हैं, तो यह लोग क्या करते हैं, इनका इतना ज़्यादा प्रभाव रहता है कि ये किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। और जब किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं तो उसके कारण मुगल साम्राज्य में जो बादशाह का प्रभाव रहता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दरबार में गुटबंदी का होना, दरबार में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुटबंदी हो जाती है, अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं, सब एक दूसरे का विरोध करते हैं, जिससे एक केंद्रीय शासन की स्थापना नहीं हो पाती। उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम, ठीक है ना, तो अब ये क्या था कि पुत्र किसी और का, कोई चाचा है, कोई बेटा है, किसी और को कोई और गद्दी पे बैठा रहा है, वो उसका कत्ल कर रहा है, उसका चाचा उसके पुत्र का कत्ल कर रहा है, मतलब तमाम तरह के ये जो कत्लेआम होते हैं आप देखते हैं। मुअज्जम से स्टार्ट होता है, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श से स्टार्ट, जब वो अपने ही दोनों भाइयों को मार करके मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेकर के आगे बढ़ता है। तो यह क्या था कि जो एक समस्या थी वो उत्पन्न हो जाती है उत्तराधिकार के डिस्ट्रीब्यूशन की भी। दूसरी बात है सैनिक दुर्बलता। सबसे बड़ा कारण ये भी इसमें शामिल होता है कि सैनिक दुर्बल थे, कोई भी राज्य इनके ऊपर अटैक कर देता था। अंग्रेज़ों का भी आक्रमण हुआ, नादिर शाह का आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। आर्थिक दिवालियापन, आपको पता ही है कि अहमद शाह के समय तो यह स्थिति आ जाती है कि मुग़ल साम्राज्य में उनको अपने बर्तन बेच करके सैनिकों को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। और दक्कन का जो अभियान था औरंगजेब का, वो भी बहुत, क्योंकि इसने इतना पैसा खर्च कर दिया दक्कन के अभियान में कि जो मुग़ल सम्राट था उसका जो राजकोष था वो क्या हो गया था, लगभग समाप्त हो गया था। विदेशी आक्रमण हुए जिसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ। ये लोग आए, भारत को इसी तरह बुरी तरह लूटा, जिसके वजह से मुग़ल साम्राज्य की पूरी नींव क्या हो जाती है, हिल जाती है। और राष्ट्रीयता की भावना का क्या था, अभाव था। मतलब एक सब लोग मिल करके एक ग्रुप बना करके एक मजबूत आधारशिला स्थापित कर करके मुग़ल साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ाया गया। सब लोग अपने अपने जगह पे थे। सआदत खां अलग अपने आप को स्वतंत्र कर रहे हैं, मुर्शिद कुली खां अलग कर रहे हैं। आपने देखा कि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने शुरू हो जाती है और सबको केवल अपने से मतलब रहता है, किसी को एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं होती, जिसके कारण सब अलग थलग पड़ जाते हैं और यहीं पर मुग़ल साम्राज्य फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य आज यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। और ये
सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आज बताए आपको। पूरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें क्या किया गया है, डाल दिया गया है। आप लोग एक बार उठा करके सारा देखेंगे तो आपको ये पूरी कहानी एक दूसरे से लिंक होती हुई समझ में आएगी। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।